नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल अथर्व एकेडमी में। दोस्तों, कल की क्लास में अपन ने देखे थे सामान्य विज्ञान के 200 महत्वपूर्ण प्रश्न। आज की क्लास में देखेंगे कुछ और नए महत्वपूर्ण प्रश्नों को, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न है, अबटू ग्रंथि यानी कि थायराइड के कम काम करने का क्या कारण हो सकता है। तो याद रखिएगा, अबटू ग्रंथि या थायराइड ग्लैंड आयोडीन की कमी के कारण कम काम करने लगता है। अगला प्रश्न है, रक्त स्कंदन के लिए अनिवार्य रुधिर कोशिका का नाम क्या है। तो याद रखिएगा, रक्त स्कंदन के लिए अनिवार्य रुधिर कोशिका का नाम है प्लेटलेट्स। आप सभी जानते होंगे। अगला प्रश्न है, किसी रोगी की जैविक मृत्यु का अर्थ उसके किस अंग के मर जाने से है। तो याद रखिएगा, जैविक मृत्यु का अर्थ होता है किसी व्यक्ति के हृदय के बंद हो जाने से। अगला प्रश्न है, हार्ट पेसमेकर में प्रयुक्त विघट नाभिक क्या होता है। तो याद रखिएगा, हार्ट पेसमेकर में प्लूटोनियम का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, कृत्रिम वर्षा कराने में प्रयुक्त रसायन को क्या कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो याद रखिएगा, सिल्वर आयोडाइड या रजत आयोडाइड का इस्तेमाल किया जाता है आर्टिफिशियल रेन कराने में या कृत्रिम वर्षा कराने में। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कौन सा वर्णक पिगमेंट का कार्य करता है। तो याद रखिएगा, इसका नाम है क्लोरोफिल, जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में पिगमेंट का कार्य करता है। अगला प्रश्न है, विटामिन बी वन किस नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा, विटामिन बी1 का रासायनिक नाम होता है थाइमिन। अगला प्रश्न है, रोगजनक जीवाणु क्या निस्तारित करते हैं। तो याद रखिएगा, रोगजनक जीवाणु प्रतिजन निस्तारित करते हैं। अगला प्रश्न है, मुक्त जीवों में नाइट्रोजन यौगीकरण सूक्ष्म जीवों का क्या नाम है। तो याद रखिएगा, इनका नाम होता है राइजोबियम। अगला प्रश्न है, खाने का नमक बरसात के मौसम में गीला क्यों हो जाता है। तो याद रखिएगा, सोडियम क्लोराइड में मैग्नीशियम क्लोराइड जैसी आसंजक शुद्धता होती है, इस कारण से यह बरसात के मौसम में गीला हो जाता है। अगला प्रश्न है, भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में किस चीज का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा, भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में ग्रेफाइट का इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न है, गियर व्हील, यह मिसप्रिंट है, व्हील है। गियर व्हील बनाने के लिए सामान्यतः किस प्लास्टिक पदार्थ का उपयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा, गियर व्हील बनाने के लिए पॉलीस्टीरीन का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, ग्लूकोज को इथेनॉल अल्कोहल में कौन सा एंजाइम बदल देता है। तो याद रखिएगा, जाइमेज ग्लूकोज को इथेनॉल अल्कोहल में बदल देता है। अगला प्रश्न है, बंद चूल्हा या ओवन में किसका प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा, ओवन में सूक्ष्म तरंगों का प्रयोग किया जाता है, माइक्रोवेव का। अगला प्रश्न है, रासायनिक रूप से रेशम का रेशा क्या होता है। तो याद रखिएगा, रासायनिक रूप से रेशम का रेशा सेल्यूलोज होते हैं। अगला प्रश्न है, हैजा के रोगाणुओं की खोज किसने की थी। तो याद रखिएगा, रॉबर्ट कोच ने हैजा के रोगाणुओं की खोज की थी। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया था। तो याद रखिएगा, जे रॉबर्ट ओपेनहीमर ने हाइड्रोजन बम विकसित किया था। अगला प्रश्न है, मधुमेह के रोगियों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाला स्वीटेक्स में कितनी ऊर्जा होती है। तो याद रखिएगा, मधुमेह यानी कि डायबिटीज के रोगियों द्वारा उपयोग में लाए गए स्वीटेक्स में 0 कैलोरी ऊर्जा होती है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के समय मुक्त होने वाली ऑक्सीजन कहां से आती है। तो याद रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण के समय मुक्त होने वाली ऑक्सीजन जल से आती है। अगला प्रश्न है, गति प्रेरक या जिसे पेसमेकर कहा जाता है किससे संबंधित है। तो याद रखिएगा, पेसमेकर हृदय से संबंधित होता है। पेसमेकर एक आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट होता है जो कि हृदय की धड़कन को मेंटेन करने के लिए लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, ध्वनि का वेग किसमें सबसे अधिक होता है। तो याद रखिएगा, ध्वनि का वेग इस्पात में सबसे अधिक होता है। इसके अलावा याद रखिएगा, ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की जरूरत होती है और सबसे अधिक स्पीड ध्वनि की होती है ठोस में, उसके बाद होती है द्रव में और उसके बाद होती है वायु में। और इसके अलावा याद रखिएगा, वैक्यूम में ध्वनि प्रवाह नहीं कर पाती। अगला प्रश्न है, चूहों को मारने के विष का रासायनिक नाम क्या है। तो याद रखिएगा, जिंक फॉस्फाइड होता है चूहा मारने के विष का रासायनिक नाम। अगला प्रश्न है, मोनाजाइट किसका अयस्क है। तो याद रखिएगा, मोनाजाइट थोरियम का अयस्क है। और इसके अलावा एक जीके का प्रश्न आता है कि भारत में
किस रेडियो एक्टिव तत्व के विशाल भंडार पाए जाते हैं? तो याद रखिएगा भारत में थोरियम के विशाल भंडार पाए जाते हैं और अभी हाल ही में राजस्थान में एक नई थोरियम की खदान प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न है केशिका क्रिया किसका परिणाम है? तो याद रखिएगा सतही तनाव का परिणाम होता है केशिका क्रिया। अगला प्रश्न है रुधिर वर्ग बी वाला व्यक्ति निरापद में कौन से रुधिर वर्गों के व्यक्तियों को रक्तदान कर सकता है? पूछा गया है ब्लड ग्रुप बी वाला व्यक्ति किसे ब्लड डोनेट कर सकता है? तो याद रखिएगा बी ग्रुप वाला एक तो बी वाले को दे सकता है, इसके अलावा ए बी ब्लड ग्रुप वाले को भी बी ब्लड ग्रुप वाला ब्लड डोनेट कर सकता है। अगला प्रश्न है किस क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए भूमंडलीय 500 पुरस्कार दिए जाते हैं? तो याद रखिएगा औषधि के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए भूमंडलीय 500 पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न है सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? तो याद रखिएगा यूकेलिप्टस सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा है। अगला प्रश्न है अम्लीय वर्षा में अधिक मात्रा में होता है? तो आप सभी जानते हैं अम्लीय वर्षा यानी कि एसिड रेन में सल्फर डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन ऑक्साइड सबसे अधिक मात्रा में होता है और यही इसकी अम्लीयता का कारण होता है। अगला प्रश्न है समुद्री शैवाल में क्या होता है? तो याद रखिएगा समुद्री शैवाल में प्रचुर मात्रा में आयोडीन पाया जाता है। अगला प्रश्न है सुदूर फोटो चित्रण में विकास की कौन सी किरण उपयोग में आती है? तो याद रखिएगा यहाँ मिसप्रिंट है प्रकाश की कौन सी किरण उपयोग में आती है? तो याद रखिएगा सुदूर फोटो चित्रण में इंफ्रारेड किरण का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किए जाने वाला स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो याद रखिएगा स्टेथोस्कोप ध्वनि का परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है पेनिसिलिन जो कि एक एंटीबायोटिक है किससे प्राप्त होता है? तो याद रखिएगा पेनिसिलिन कवक यानी फंगस से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं? तो याद रखिएगा विटामिन सी की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं और इस रोग को फायरिया कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है वह मृदा जल कौन सा है जो पौधों के लिए अति आवश्यक है? तो याद रखिएगा केशिका जल पौधों के लिए अति आवश्यक होता है। अगला प्रश्न है वनस्पति प्रजनन द्वारा एक ही पौधे से प्राप्त संपूर्ण संतति को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा वनस्पति प्रजनन द्वारा एक ही पौधे से प्राप्त संपूर्ण संतति को क्लोन कहा जाता है या उस पौधे की क्लोन कहा जाता है। निर्वात में ऊष्मा विकिरण का वेग क्या होता है? निर्वात यानी कि वैक्यूम में ऊष्मा विकिरण का वेग होता है प्रकाश के बराबर। अगला प्रश्न है किस फल का विकास पुष्प क्रम में होता है? तो याद रखिएगा अनानास यानी कि पाइनएप्पल का विकास पुष्प क्रम में होता है। अगला प्रश्न है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक तत्व क्या होता है? तो आप सभी जानते हैं सिलिकॉन का इस्तेमाल किया जाता है सोलर पैनल में या सोलर प्लांट में, जिससे सूर्य एनर्जी को या सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में परिवर्तित किया जाता है। अगला प्रश्न है स्प्रिंग ड्रायर में गीले कपड़े को किस क्रिया द्वारा सुखाया जाता है? तो याद रखिएगा अभिकेंद्र बल द्वारा स्प्रिंग ड्रायर में गीले कपड़ों को सुखाया जाता है। अगला प्रश्न है शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि कहाँ होती है? तो याद रखिएगा शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि जबड़े की हड्डी होती है या जबड़े की अस्थि होती है। अगला प्रश्न है गेहूं किस प्रकार के जड़ वाला पौधा है? तो याद रखिएगा गेहूं रेशेदार जड़ वाला पौधा होता है। अगला प्रश्न है पृष्ठीय तनाव का परिणाम क्या होता है? तो याद रखिएगा पृष्ठीय तनाव का परिणाम केशिका क्रिया होता है, या यह प्रश्न इस तरह ही पूछा जाता है कि केशिका क्रिया किस कारण से होती है? तो याद रखिएगा पृष्ठीय तनाव के कारण। अगला प्रश्न है पुष्प के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण किया जा सकता है? तो याद रखिएगा पुष्प के बाह्य दलपुंज द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की जाती है। अगला प्रश्न है पैरासिटामोल मुख्यतः किसके लिए सहायक औषधि है? तो याद रखिएगा पैरासिटामोल ज्वर नियंत्रण के लिए एक सहायक औषधि है, यानी कि फीवर के लिए। अगला प्रश्न है 100 डिग्री पर पानी की अपेक्षा भाप अधिक गंभीर दाह करती है। यह प्रश्न दोस्तों ट्रिपल स्टार मार्क करिएगा, बाकी आप सभी जानते होंगे, क्योंकि बाष्पन की गुप्त ऊष्मा होती है, इस कारण से पानी की अपेक्षा भाप से ज्यादा गंभीर दाह होता है या भाप से ज्यादा अधिक जलते हैं, और यह प्रश्न पहले कई एग्जाम से पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है आती हुई कार की चाल
को मापने के लिए एक पुलिस अधिकारी द्वारा उस पर क्या चमकाया जाता है? तो याद रखिएगा पुलिस अधिकारी द्वारा उस पर रेडियो तरंग चमकाई जाती हैं, तब जाकर उसकी स्पीड का पता चल पाता है। अगला प्रश्न है कार्बोहाइड्रेट का वह रूप जो पौधे में संश्लेषित होता है वह क्या है? तो आप सभी जानते हैं वह होता है फ्रक्टोज। अगला प्रश्न है इन्फ्लुएंजा रोग किसके द्वारा फैलता है? तो याद रखिएगा इन्फ्लुएंजा रोग विषाणुओं द्वारा फैलने वाला एक रोग है। अगला प्रश्न है दाल किसका उत्तम स्रोत होता है? तो याद रखिएगा सभी दालें प्रोटीन की उत्तम स्रोत होती हैं। अगला प्रश्न है चिकन पॉक्स मुख्यतः किससे होता है? तो याद रखिएगा चिकन पॉक्स विषाणुओं द्वारा होने वाला रोग है। अगला प्रश्न है फेफड़ों से हृदय के लिए रक्त को ले जाने वाली रुधिर वाहिका को क्या कहा जाता है? तो इसे ही पल्मोनरी आर्टरी या फुसफुस सिरा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है इकोस्टिक्स में, इधर एक ही जगह ई आएगा, इकोस्टिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? तो याद रखिएगा इकोस्टिक्स में ध्वनि का अध्ययन किया जाता है जो कि विज्ञान की एक शाखा है। अगला प्रश्न है हीरे की चमक का क्या कारण है? तो याद रखिएगा प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परावर्तन कारण होता है हीरे की चमक का। अगला प्रश्न है डीजल इंजन में ईंधन को ज्वलित करने के लिए आवश्यक उच्च तापमान किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो याद रखिएगा सिलेंडरों में वायु को संपीड़ित करके डीजल इंजन में ईंधन को ज्वलित करने के लिए उच्च तापमान प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है सीसा पेंसिल या लेड पेंसिल में क्या होता है? तो याद रखिएगा लेड पेंसिल में ग्रेफाइट होता है। अगला प्रश्न है आंवला में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो याद रखिएगा आंवला विटामिन सी का मुख्य स्रोत होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड याद रखिएगा। अगला प्रश्न है अनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन्स किसमें होते हैं? तो याद रखिएगा जीन्स होते हैं गुणसूत्र में या जिसे क्रोमोसोम कहा जाता है। अगला प्रश्न है किसकी उपस्थिति में रुधिर वाहिनियों में रक्त आतंचित यानी कि क्लॉट नहीं होता? तो याद रखिएगा हेपरिन की उपस्थिति के कारण रुधिर वाहिनियों में रक्त क्लॉट नहीं होता या ब्लड क्लॉट नहीं होता। अगला प्रश्न है मानव शरीर में कौन सा अंग ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? तो लीवर यानी कि यकृत मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट्स को जमा करता है। अगला प्रश्न है बासी मक्खन में दुर्गंध का क्या कारण होता है? तो याद रखिएगा बासी मक्खन में ब्यूटेरिक एसिड होता है दुर्गंध का कारण। अगला प्रश्न है प्रतिदीप्ति नलिका में प्रारंभ में उत्पन्न विकिरण कौन सा होता है? तो याद रखिएगा यह होता है पराबैंगनी यानी कि अल्ट्रावायलेट। अगला प्रश्न है एक्वारेजिया मुख्यतः किसको घुलाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? सबसे पहले तो याद रखिएगा एक्वारेजिया को ही अम्लराज के रूप में जाना जाता है जो कि नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मिश्रण होता है और अधिकतर एग्जाम में इनका रेशियो भी पूछा जाता है। तो याद रखिएगा यह 3:1 के अनुपात में होते हैं नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और मुख्य रूप से यह स्वर्ण को गलाने के लिए उपयोग किया जाता है एक्वारेजिया या इसे ही अम्लराज के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है दिया सलाई के विनिर्माण में प्रयुक्त मूल तत्व क्या है? दिया सलाई यानी कि माचिस की तिल्ली, और इसमें मुख्य रूप से फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। और भी याद रखिएगा अगर फास्फोरस में भी आपको ऑप्शन मिलते हैं तो याद रखिएगा रेड फास्फोरस का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कौन सी स्थिति विलंबित रक्त स्कंदन की एक शर्त है? तो याद रखिएगा हीमोफीलिया विलंबित रक्त स्कंदन की एक शर्त होती है। और अगर आसान शब्दों में हीमोफीलिया कहा जाए तो हीमोफीलिया का मतलब होता है रक्त अच्छे से या खून अच्छे से नहीं जम पाता, तो चोट लगने पर घाव से ज्यादा मात्रा में रक्त प्रवाह होता है या रक्त निकलता है, उसे हीमोफीलिया कहा जाता है। अगला प्रश्न है वनस्पति विज्ञान की कौन सी शाखा पौधे के रूप और उसके आकार का अध्ययन करती है? तो याद रखिएगा इस शाखा का नाम है पादप आरेखी, और याद रखिएगा इससे संबंधित एक सेपरेट वीडियो मैंने चैनल की प्लेलिस्ट में डाल रखी है जिसमें मैंने विज्ञान की सभी महत्वपूर्ण शाखाओं के संबंध में जो भी पॉसिबल प्रश्न हो सकते हैं उन सबको डिस्कस किया है। तो आपने अगर वह वीडियो नहीं देखी है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर एक बार उस वीडियो को जरूर देखिएगा, कम से कम 1 से 2 प्रश्न विज्ञान की शाखाओं से जरूर बनते हैं। अगला प्रश्न है हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो आप सभी जानते हैं लाल रुधिर कोशिकाओं का महत्वपूर्ण घटक होता है हीमोग्लोबिन, और पूछा जाता है हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? तो याद रखिएगा आयरन मुख्य रूप से पाया जाता है हीमोग्लोबिन में। अगला प्रश्न है वह पदार्थ कौन सा है जिसका प्रयोग कपड़े से स्याही और जंग के धब्बों को मिटाने के लिए किया जाता है? तो याद रखिएगा
स्याही एवं जंग के धब्बों को मिटाने के लिए ऑक्जेलिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है या ऑक्जेलिक अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है? अगला प्रश्न है, वह दो तत्व कौन से हैं जिनसे बहुत बड़ी संख्या में यौगिक तैयार किए जा सकते हैं? तो याद रखिएगा, सबसे बड़ी संख्या में यौगिक कार्बन और हाइड्रोजन से तैयार किए जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन मिश्रित निष्क्रिय गैस कौन सी है जो अवरोधित श्वसन से पीड़ित रोगियों को दी जाती है? इनका कहने का मतलब है ऑक्सीजन सिलेंडर में मरीजों को ऑक्सीजन के साथ कौन सी गैस मिलाई जाती है? तो याद रखिएगा, इसका सही जवाब होगा हीलियम। हीलियम गैस ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ हॉस्पिटल्स में, इसके अलावा गोताखोरों के ऑक्सीजन सिलेंडर में भी हीलियम गैस ही मिलाई जाती है। और इसका कारण होता है हीलियम गैस ऑक्सीजन से हल्की होती है, तो ज्यादा मात्रा में बन जाती है और उसको इनहेल करने में आसानी होती है। अगला प्रश्न है, सूर्य ग्रहण को नंगी आंखों से देखना खतरनाक होता है क्योंकि सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणें हमारे दृष्टि पटल को जला सकती हैं। इस कारण से नंगी आंखों से सूर्य ग्रहण नहीं देखा जाता। अगला प्रश्न है, वाहनों के टायर किस लिए अच्छी प्रकार से लाए जाते हैं? प्रश्न में थोड़ी सी मिसप्रिंट है, अच्छी प्रकार से फुलाए जाते हुआ, यहां पर अच्छी प्रकार से फुलाए जाते हैं, यानी कि हवा उसमें कंप्लीट भरी जाती है। इसका क्या कारण है? तो याद रखिएगा, फिसलने से बचने के लिए एवं न्यूनतम घर्षण के लिए वाहनों के टायर अच्छी तरह से फुलाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, लाल रंग को आपात या खतरे का सिग्नल के रूप में क्यों प्रयोग किया जाता है? तो आप सभी जानते हैं, लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे लंबा होता है। इस कारण से लाल रंग को आपात का एवं खतरे के सिग्नल के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, फ्यूज के तार की प्रकृति कैसी होती है? तो याद रखिएगा, उच्च प्रतिरोध और निम्न द्रव्यनांक वाली होती है फ्यूज तार की प्रकृति। अगला प्रश्न है, किसी पौधे का खाद्य चालन ऊतक क्या होता है? तो याद रखिएगा, इसे ही फ्लोएम या पोषवाह कहा जाता है। अगला प्रश्न है, नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन का काम कौन करता है? तो आप सभी जानते हैं, यूरेनियम का इस्तेमाल किया जाता है नाभिकीय रिएक्टर में। अगला प्रश्न है, यदि नोड तथा संलग्न एंटीनोड के मध्य दूरी 30 सेंटीमीटर है तो तरंग कितनी दीर्घ होगी? तो याद रखिएगा, इसमें हमेशा 4 का इंटू किया जाता है, तो तरंग होगी 120 सेंटीमीटर। अगर यहाँ पे 30 की जगह 40 दिया जाता तो तरंग होती 160 सेंटीमीटर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अधिक पैदावार वाली पौधे किस प्रकार तैयार किए जा सकते हैं? तो याद रखिएगा, संकरण द्वारा अधिक पैदावार वाले पौधे तैयार किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, तरल पदार्थ का घनत्व गर्म करने पर कैसा होगा? तो याद रखिएगा, तरल पदार्थ का घनत्व गर्म करने पर कम हो जाता है। अगला प्रश्न है, सौर बैटरी या सेलों में प्रयुक्त पदार्थ क्या होता है? तो याद रखिएगा, सोलर बैटरी या सोलर सेल में सीजियम का इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न है, जब नींबू के रस को खाने के सोडे पर डाला जाता है तब उसमें तेज उत्फुल्लन होता है, और यह उत्फुल्लन उससे उत्पन्न किस गैस के कारण होता है? तो याद रखिएगा, जब नींबू के रस को खाने के सोडे पर डाला जाता है तो उसमें तेजी से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, और इस कारण उत्फुल्लन यानी कि फुसफुसाहट की आवाज के साथ यह गैस रिलीज होती है। अगला प्रश्न है, सिनेमा किस सिद्धांत पर निर्मित होती है? तो याद रखिएगा, दृष्टि के पक्ष दीप्ति सिद्धांत के आधार पर सिनेमा निर्मित की जाती है। और इस प्रश्न में इनका सिनेमा से मतलब होता है कोई भी चलचित्र या कोई भी चलने वाली वीडियो, यह दृष्टि के पक्ष दीप्ति सिद्धांत के आधार पर बनाई जाती है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के लिए किसी पौधे को किस गैस की आवश्यकता होती है? तो आप सभी जानते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है किसी भी पौधे को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए। अगला प्रश्न है, मानव हृदय कब बंद होता है? तो याद रखिएगा, हृदय आवरण में मानव हृदय बंद होता है। अगला प्रश्न है, रक्त पीएच का नियमन मानव शरीर में कौन सा अंग करता है? तो याद रखिएगा, गुर्दा यानी कि किडनी रक्त के पीएच का नियमन करता है मानव शरीर में। और याद रखिएगा, आपको ऑप्शन में गुर्दा की जगह बक देखने को भी मिल सकता है, किडनी से ही कहा जाता है। अगला प्रश्न है, शीशे के संचलन वाले सेल में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा, शीशे के संचयन वाले सेल में सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा याद रखिएगा, सभी प्रकार के सेल या बैटरी में अधिकतर में सल्फ्यूरिक एसिड का ही इस्तेमाल किया जाता है, H2SO4 का।
अगला प्रश्न है, ठोस अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करने वाला अधातु कौन सा है? तो याद रखिएगा ग्रेफाइट ठोस अवस्था में विद्युत धारा को प्रवाह करने वाला अधातु है। अगला प्रश्न है, निमज्जित वस्तु का पता लगाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? निमज्जित का मतलब होता है डूबी हुई, तो याद रखिएगा निमज्जित वस्तु का पता लगाने के लिए सोनार का इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न है, 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों का विकास के लिए अत्यंत आवश्यक तत्व क्या होता है? तो याद रखिएगा 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों के विकास के लिए प्रोटीन सबसे आवश्यक तत्व होते हैं। अगला प्रश्न है, लेजर का आविष्कार किसने किया था? तो याद रखिएगा टी.एच. मैमन ने लेजर का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है, वायु के सापेक्ष आर्द्रता का मापन एवं रिकॉर्ड करने वाला उपकरण कौन सा है? तो याद रखिएगा हाइग्रोमीटर से वायु के सापेक्ष आर्द्रता का मापन एवं रिकॉर्ड किया जाता है। इसका मतलब है वायु में पानी की मात्रा या फिर आर्द्रता की मात्रा, ह्यूमिडिटी को हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा कण बच जाता है जब हाइड्रोजन परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन को खो देता है? तो जब वह अपने इलेक्ट्रॉन को खो देता है तो एक प्रोटॉन बच जाता है, याद रखिएगा, और हाइड्रोजन परमाणु की बात की जा रही है। अगला प्रश्न है, परागत ज्वर किसका लक्षण है? तो याद रखिएगा परागत ज्वर है एलर्जी का लक्षण। अगला प्रश्न है, कांसा किसकी मिश्र धातु है? तो याद रखिएगा कांसा तांबा और टिन की मिश्र धातु होती है, कांसा यानी कि ब्रोंज या ब्रॉन्ज। अगला प्रश्न है, क्लोरोमाइसिटिन का प्रयोग किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है? तो याद रखिएगा क्लोरोमाइसिटिन मुख्य रूप से टाइफाइड की दवा होती है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर के किस अंग में इंसुलिन उत्पन्न होता है? तो याद रखिएगा मनुष्य के शरीर के अग्नाशय में इंसुलिन उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है, ऊनी कपड़े शरीर को गर्म रखते हैं क्योंकि ऊष्मा का कुचालक होता है ऊन, इस कारण से ऊनी कपड़े शरीर को गर्म रखते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन तत्व की प्रतिशतता कितनी होती है? तो याद रखिएगा मानव शरीर में ऑक्सीजन की प्रतिशतता होती है 25%। अगला प्रश्न है, डर्मेटोलॉजी के अध्ययन को क्या कहा डर्मेटोलॉजी में अध्ययन किया जाता है? तो आप सभी जानते हैं डर्मेटोलॉजी का मतलब होता है स्किन से संबंधित, तो इसमें किया जाता है चर्म एवं उसके रोग का अध्ययन, यानी कि स्किन और स्किन से संबंधित रोगियों का अध्ययन किया जाता है डर्मेटोलॉजी में, और स्किन के डॉक्टर को डर्मेटोलॉजिस्ट कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो याद रखिएगा J.L. वेयर्ड ने टेलीविजन का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है, दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र से किया जाता है? तो याद रखिएगा लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता का मापन किया जाता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व कौन सा है? तो याद रखिएगा अगर धातु तत्व की बात की जाती है तो पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में एल्यूमिनियम पाया जाता है, और इसी कारण से एल्यूमिनियम को भविष्य का धातु भी कहा जाता है। तो प्रश्न पूछा जाता है कि भविष्य का धातु किसे कहा जाता? तो याद रखिएगा एल्यूमिनियम को। अगला प्रश्न है, मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? तो याद रखिएगा मोती होता है कैल्शियम कार्बोनेट का बना। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? तो याद रखिएगा एपिथेलियम ऊतक मानव शरीर में सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था? याद रखिएगा यह काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, और इसे ही डेवी का इफेक्ट कहा जाता है या डेवी का सिद्धांत कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? तो याद रखिएगा बाघ सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि उत्पन्न करता है। अगला प्रश्न है, जब ध्वनि तरंग चलती है तो वह अपने साथ क्या ले जाती है? तो याद रखिएगा ध्वनि तरंग चलते समय अपने साथ ऊर्जा को ले जाती है। अगला प्रश्न है, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो याद रखिएगा जो भाग दिखाई देता है उसे किरीट कहा जाता है, या सूर्य का किरीट भाग दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं? तो आप सभी जानते हैं सूर्य की किरणों में 7 रंग होते हैं। अगला प्रश्न है, टाइपराइटर के आविष्कारक कौन थे? तो याद रखिएगा टाइपराइटर का आविष्कार किया था सोल्स ने। तो दोस्तों आज की वीडियो को इधर ही समाप्त करते हैं। आशा करता हूं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसकी अगली क्लास में अपन देखेंगे कुछ और काफी महत्वपूर्ण प्रश्नों को।
अगर आज की क्लास आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आपने अभी तक अथर्व एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एवं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। और चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर मैंने कई वीडियोस टॉपिक वाइज भी डाली हैं, तो एक बार अगर आपने भाई वीडियोस नहीं देखी है तो एक बार चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन क्लासेस को भी जरूर देखिएगा। जल्दी ही फिर हाजिर होता हूँ कुछ नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद दोस्तों।